जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सीरीज चल रही थी ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है, तो उसमें कि मैं जो है 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कितने नंबर के आते हैं आपको पता होगा। 20 नंबर के अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 20 नंबर जो है वो मेरे पास है, ठीक है, मतलब आपको 20 नंबर दिलाने का श्रेय, ठीक है, मेरे पास है। और अगर आप इस क्लास को अच्छे से शेयर करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो आपको 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 20 में 20 तो नहीं आ सकते, बट 19 या 18 तो आप जो है ला ही सकते हो, ठीक। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। तो आज मैं क्या करूँगा, आज पूरी की पूरी जो है आपके जितने भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है 30-40 जो भी हैं सारे मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी आपको, क्योंकि मेरी तबीयत जो सही नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जो है आपके नंबर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, वो क्या कह रहा है कि पार्थिव एकता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो लंबा होगा, क्योंकि अगर जो है इसमें पूरा का पूरा जितने भी अति लघुत्तरीय है अगर वही पढ़ के आप जाओगे, ठीक है, उसमें से बाहर नहीं आने वाला, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। और चूँकि मैं सारे क्वेश्चंस इस एक ही वीडियो में, मैराथन क्लास है ये, तो सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो लंबा होगा, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन को देखना है कि पार्थिव एकता। देखिए, पार्थिव का मतलब होता है जो पृथ्वी की वस्तु है, जो भी पार्थिव से जो है एक सेंस निकल रहा है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी की एकता मतलब जो भी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें उपस्थित है, उसमें सब में एकता हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस सिद्धांत का आशय यह है, क्या है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, ठीक है, चाहे वे जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इन तथ्यों में कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। जितने भी आपके पृथ्वी पर उपस्थित तथ्य हैं उनमें कोई भी अपना कोई फ्री नहीं है, अकेले की अकेला बैठा हो, ठीक है। इसलिए उनको पृथक अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता। उनका मतलब अलग अलग अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सभी एक में है, ठीक है। पार्थिव एकता जिसे कहते हैं, इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए प्रोफेसर हम्बोल्ट ने लिखा है। क्या लिखा है, आपको ये नाम जरूर याद रखना है, प्रोफेसर हम्बोल्ट, ठीक है, क्योंकि ये अगर लिखोगे सुनहरे अक्षरों में ब्लैक पेन से तो आपको नंबर जो है और अच्छे मिलेंगे। संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा है और एक ही जीव के दर्शन होते हैं, ठीक है। पूरे विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य विभिन्नता के पीछे व्यापक और एकता है। यानी कि जिसके कारण क्या है, पृथ्वी की जो बाहरी विभिन्नता है, ठीक है, उसके पीछे क्या है, व्यापकता है और एकता है, ठीक है, उसमें एकता है। उनका कथन है कि पृथ्वी एक तथा अकाट्य है, मतलब पृथ्वी जो है एक है, और अकाट्य का मतलब जिसे काटा ना जा सके, यानी कि वो विभाजित नहीं है, एक ही है, ठीक है। उसकी विभिन्नताएं केवल प्रतीयमान होती हैं, विभिन्नताएं जो हमको दिखती हैं, बट वो क्या है, उनमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो है यहाँ से ले करके और यहाँ तक अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपका, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपको बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आप जो है कर लिए हैं सब्सक्राइब तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो क्लासेज है वो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे अगला जो है आपका 7 नंबर का है कि स्थानांतरण, जिसे प्रवसन कहते हैं, ठीक है। आज चाहे जितना देर मुझे पढ़ाना पड़े, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम केवल 2 ही दिन बचा है, 6 तारीख को एग्ज़ाम आपका, ठीक है। तो इसका ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो स्थानांतरण या प्रवसन के प्रकार आपको बताना है। प्रवसन, देखिए, स्थानांतरण का मतलब कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो मनुष्य जनजाति निवास करती है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ठीक है, बिल्कुल जाती है। और कैसे जाती है वो आपको देखना है। तो प्रवसन जो है एक प्रकार की भौगोलिक या प्रवासित अथवा स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि एक भौगोलिक इकाई ये है, मान लीजिए, और ये है, ठीक है, यहाँ पे कुछ जनता निवास कर रही है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस यहाँ से जो है चल करके दूसरे भौगोलिक इकाई पर जाना, ठीक है, यह क्या कहलाता है, आपका स्थानांतरण या प्रवसन कहलाता है, ठीक है। और जिनमें रहने का स्थान तथा पहुंचने का स्थान दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन जो होता है स्थायी होता है। आज मैं मतलब बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं अगर एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ाने लगूंगा तो फिर जो है बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको जो है अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं बीच बीच में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इस प्रकार का प्रवसन जो होता है क्या स्थायी होता है, क्योंकि इनमें मानव का विकास, डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। स्थायी रूप से मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या निवास कर रही है, अगर यहाँ पे गई तो वो हमेशा के लिए यहीं पर
टिक जाएगी, ठीक है, इसे कहते हैं स्थायी निवास, ठीक है। स्थानांतरण कितने भाग में होता है? 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है स्थानीय स्थानांतरण और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। स्थानीय का मतलब जैसे बात करें कि कोई अंतर क्षेत्रीय अथवा गांव से नगर की ओर, बात समझिए मेरे, जैसे कि ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो ये इंडिया का जो है मान लीजिए यहाँ पे कोई जनसंख्या निवास करती है, नीचे का केरला तमिलनाडु वगैरह का, ठीक है। तो आप अपने ही देश में इस नगर से इस नगर जाएँ, ठीक है, इस नगर से इस नगर जाएँ, अलग अलग नगर में, तो वो क्या होता है स्थानीय स्थानांतरण। और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, मान लीजिए ये आपका इंडिया है और इधर आपका क्या हुआ, बांग्लादेश हुआ, ठीक है, ये वाला। तो आप एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हैं, तो क्या होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण होता है, यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और फटाफट लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। आपके लाइक जो है मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हाँ आप वीडियो को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। अगर आप जो है वीडियो मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही हो तभी आपको लाइक करना है, अन्यथा आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, जनाधिक्य की अवधारणा को स्पष्ट करना है। क्या करना है? जनाधिक्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यदि किसी देश में देखिए जनाधिक्य मतलब जन की अधिकता, जन की अधिकता, जन मतलब लोगों की जब अधिकता हो जाए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से मतलब है इसका, ठीक है। तो यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक हो तथा संसाधन जो भी संसाधन वो यूज करते हैं, जो भी साधन उसको जो है जनसंख्या को चाहिए होते हैं, उनकी उपलब्धता जो है कम हो, ठीक है। तो क्या होता है, यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि उस देश के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक हो, यानी कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो और संसाधन के विकास वहाँ कम हो रहे हों, तथा तृतीयक सेवाओं की वृद्धि तकनीकी विकास की तुलना में कम हो। और तृतीयक सेवाओं की जो वृद्धि है वो क्या हो, तकनीकी विकास मतलब जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो उसकी तुलना में कम होता है, तो ऐसी अवस्था जनाधिक्य कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका देश है, ठीक है, इस देश में क्या हुआ कि बहुत सारे जनसंख्या निवास कर रही है, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और वहाँ पे जो संसाधन उनको चाहिए वो आपको कम मात्रा में मिल रहे हो, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ना मिल रहे हो, तो क्या होता है, जनाधिक्य होता है, ठीक है। इतना समझना है। ज़रूरी नहीं कि आपको यही लैंग्वेज लिखना है, आप मैं जो समझा रहा हूँ समझ लीजिएगा, उतना ही आपको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होने से उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, यानी कि हर व्यक्ति की जो है, देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो हर व्यक्ति की आय जो है कम हो जाती है, तथा वह जनाधिक्य का क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जो क्षेत्र होगा वो जनाधिक्य का क्षेत्र कहा जाएगा। जनाधिक्य क्षेत्र में जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के मध्य क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जनसंख्या और जो साधन उपलब्ध होते हैं उनके बीच में असंतुलन होगा, तभी हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ बट आपको जो है मैनेज करना है, क्योंकि आपका पेपर केवल भी जो है परसों ही आपका 6 तारीख को ही पेपर है, ठीक है। तो आज मैं अति लघु उत्तरी पूरे ख़त्म कर दूंगा, फिर जो है आपका वीडियो आएगा उसमें लघु उत्तरी ख़त्म कर दूंगा, और फिर जो है कल ही या फिर कल परसों में आपके लांग भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके आज मैं 20 नंबर जो है यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आपकी ये मर्जी जो है, आप इसमें कितना स्कोर करते हैं ये आपके क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मैं पढ़ाता रहूँगा, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि अल्प या फिर न्यून जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि न्यून का मतलब कम जनसंख्या, ठीक है। तो जब किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि होने से, जनसंख्या की अगर वृद्धि हो जाए और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती, कमी होती थी, और यहाँ पे जब जनसंख्या कम होगी और संसाधन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसा देश क्या कहलाता है, अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाएगा। अब इसमें से क्लार्क, देखिए अल्प जनसंख्या में कौन से महोदय हैं, क्लार्क महोदय के शब्दों में अल्प जनसंख्या वहाँ मिलती है जहाँ संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए, यानी कि संसाधनों को आपका पूर्ण उपयोग करना है, जनसंख्या की कमी हो जाए, यानी कि संसाधन ज़्यादा है, ठीक है, संसाधन ज़्यादा मात्रा में है और जनसंख्या कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि संसाधनों का उपयोग करने के लिए जनसंख्या में कमी आ जाएगी, ठीक है। अभाव हो जहाँ के संसाधन जनसंख्या के जीवन स्तर में कमी या फिर बेरोजगारी में वृद्धि ना करते हुए और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता रखते हो, क्या कहलाते हैं, आपकी न्यून जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या कह रहा है, अनुकूलतम जनसंख्या, ठीक है। पहले देखा आपने कि जनसंख्या, न्यून जनसंख्या क्या थी, आप देखेंगे कि अनुकूलतम, यानी कि जाहिर सी बात है शब्द से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे अनुकूल हो, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हो, जनसंख्या भी सही है और वहाँ के संसाधन जो उपलब्ध हो रहे हैं वो भी बराबर ही संतुलन है उसमें, ठीक है। तो अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय किसी क्षेत्र या प्रदेश की उस जनसंख्या से है
जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, यानी कि बराबर उपयोग हो रहा है, अधिकतम उत्पादन भी संभव हो रहा है तथा प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर उनका उच्च हो रहा है, ठीक है, और अधिकतम आर्थिक कल्याण भी उनका संभव हो रहा है, यानी कि आर्थिक का मतलब पैसे वाला जो है पैसा भी उनमें बराबर आ रहा है, ठीक, तो उनका कल्याण संभव होता है। संक्षेप में हम लिख सकते हैं कि जब किसी समय व परिस्थिति विशेष में जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। प्रति व्यक्ति आय क्या हो, अधिकतम हो, यह आदर्श जनसंख्या की स्थिति, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या जो है एकदम आइडल है, एकदम सही जनसंख्या चल रही है, ठीक है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। अब इसमें जो है प्रोफेसर डाल्टन ने आपके क्या बोला है अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में, कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या हो, यहाँ पे अधिकतम होगी, ठीक है। तो आपको ये जो है इनको ज़रूर लिखना है, बाकी ये आप जो है थ्योरी वगैरह ये आप लिखें चाहे ना लिखें, मतलब थोड़ा बहुत लिखें बस, बट आपको ये ज़रूर ब्लैक पेन से लिख देना है, जिससे कि आप एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे, नंबर आपके बेहतरीन आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, मानव बस्तियों के आपको प्रकार बताना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मानव जो है रहेंगे, ठीक है, ह्यूमन की आप जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और ह्यूमन कहाँ पे रहेंगे, बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। तो मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती, 4 प्रकार की होती हैं, जिनको किसी बस्ती में मकानों या फिर झोपड़ियों, यंत्रागार, स्नानागार तथा आर्थिक कार्य संबंधी अन्य भवन आदि की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है, ठीक है, यानी कि उनको मकान, झोपड़ियों आदि के आधार पर निश्चित किया जाता है। बस्तियों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं आपको ये केवल लिख देना है, ठीक है। एक नंबर जो होगा इसमें केवल एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर में आप केवल इतना लिखेंगे कि आप आधा पेज भर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कितने शब्दों में लिखना है, मैं ये भी यहाँ पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे एग्जाम में आपको टॉप करना है, मतलब कैसे आप जो है कॉपी भरें लिखेंगे, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट में लाऊंगा, नहीं तो भी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको केवल जो है 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है, आपको शब्द नहीं गिनना है, हालांकि आप जो है एक पेज आपका जो होता है उसमें आधा पेज लगभग लिख देंगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे। तो यहाँ पे बस्ती कितने प्रकार की, सबसे पहले तो एकाकी अथवा प्रकीर्ण बस्तियाँ और होती हैं, जहाँ पे एकाकी मतलब जो एक बस्ती मतलब जो जहाँ पे प्रकीर्ण हो, ठीक है, कहने का मतलब दूर दूर, और एक होता है सघन या फिर गुच्छित बस्तियाँ, यानी कि जो सघन पास पास में हो, घने घने हो, और संयुक्त बस्तियाँ हो, और अपखंडित बस्तियाँ, इनके नाम आपको याद रखना है। ये 4 प्रकार की होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, और फटाफट सेशन को आप शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स का, जिससे कि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। और मानव अर्थव्यवस्था के विकास की अवस्थाएं आपको बताना है कि मानव जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, उसके विकास की अवस्थाएं बताना है, किस प्रकार उसमें विकास होगा। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है आदिमकालीन अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि कांस्य युग जो होता है, आखेट, जब मनुष्य शिकार करता था, पशु को चराता था, चारण का मतलब चराता था, तब की, यानी कि आदिम का मतलब पुराने ज़माने की बात हो रही, ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़े होते, प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो आदिमकालीन अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है कृषि का जब विकास हुआ, यानी कि जब मनुष्य खेती करने लगा, और तीसरी होती है जब मनुष्य औद्योगिक, यानी कि जब इंडस्ट्री में आया, जब व्यापार करने लगा, तब का लौह युग जिसे वर्तमान युग कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि अनुक्रम अधिष्ठान क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो अनुक्रम और अधिष्ठान मतलब समझना है आपको कि कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग मतलब हम लोग ह्यूमन, ठीक है, के व्यवसाय का बदलता हुआ रूप, बोले तो कि उनका जो बिजनेस है किस प्रकार से बदल रहा है, पहले किस प्रकार से बिजनेस करते थे और अब जो है उनका बिजनेस में क्या क्या बदलाव आया है, वही क्या कहलाता है अनुक्रम अधिष्ठान। यानी कि कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर जो मानव निवास करते हैं उनका व्यवसाय का बदलता हुआ रूप क्या कहलाता है, अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में मानव द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा भूमि उपयोग तथा संसाधन उपयोग का, यानी कि भूमि उपयोग किस प्रकार से भूमि का उपयोग करते हैं, किस प्रकार जो संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग करते हैं, उनका बदलता हुआ उपक्रम ही अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है, ठीक है। अनुक्रम अधिष्ठान की प्रमुख अवस्थाएं निम्न है। आप देखिए किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले मनुष्य व्यवसाय में क्या करता था, आखेट व्यवस्था करता था, यानी कि वो जो है शिकार करके अपना जो है भरण पोषण करता, अपने पेट जो है पालता था, ठीक है। फिर पशु चारण करने लगा, उससे उसको इनकम आने लगी, मतलब पशुओं को चराता था जिससे दूध जो है होता था, ठीक है, तो पशुओं को चराता था। फिर कृषि व्यवस्था यानी कि कृषि करने लगा, मानो खेती करने लगा, ठीक है, और ये सब हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। फिर होता है खनन व्यवस्था अवस्था, मतलब जो खनन का मतलब है जिसे खुदाई करके, ठीक है, ये चीज़ होगा। फिर निर्माण उद्योग यानी किसी चीज़ को बनाने लगा, और फिर व्यापार की अवस्था जो आजकल की व्यापार जो है इंडस्ट्री चल रही है, यानी कि देखिए मानो कहाँ से आखेट से कहाँ आ गया, व्यापार की अवस्था तक आ गया, यही बदलता हुआ रूप क्या कहलाता है,
अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है, ठीक है। उपयुक्त अर्थव्यवस्थाओं से स्पष्ट होता है, यानी कि जो जिन प्रकार की उनकी इनकम की जो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स किस प्रकार से वो व्यापार करते थे, उससे क्या स्पष्ट होता है कि मानवीय अर्थव्यवस्थाओं का एक अनुक्रम रहा, यानी कि एक के बाद एक अनुक्रम। पहले आखेट करता था, फिर पशुचारण करने लगा, फिर जो है खनन करने लगा, ठीक है, तो फिर कृषि करने लगा, फिर खनन पे आया, फिर आपकी जो है आजकल की निर्माण उद्योग और व्यापार की अवस्था पर आया मानव, ठीक। तो जिसके अनुसार विभिन्न अधिष्ठानों का विकास क्रमानुसार हुआ है। क्या हुआ है? विभिन्न अधिष्ठान जो है उनका विकास जो है क्रम के अनुसार हुआ है, ठीक है, एक के बाद एक क्रम आया है, यही आपका अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होता है? बताना है आपको। सांस्कृतिक भूदृश्य जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 6 ही तारीख को है, ठीक है, और इस समय मेरी जो है हेल्थ सही नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का मुझे जो है फ्यूचर की चिंता है, ठीक है, और आप भी अपनी फ्यूचर की चिंता करिए, ठीक। तो मानव प्राकृतिक भूदृश्यों में, जो मनुष्य है वो प्राकृतिक भूदृश्यों में अपने कार्यकलापों और हस्तक्षेप से रूपांतरण करता है। प्राकृतिक भूदृश्य का मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें हमको दिख रही हैं, ठीक है, भूदृश्य का मतलब जो भी भूमि पर हमको चीज़ें दिख रही हैं उनमें देखिए मनुष्य कुछ ना कुछ जो है बदलता आया है, ठीक है। आज कुछ और बना रहा है, कल कुछ और बनाएगा, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है बनाता रहेगा। मानव द्वारा निर्मित इन भूदृश्यों को सांस्कृतिक दृश्य भूमि या फिर सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। जो भी ये मानव निर्मित करता है ना, जो भी मानव बनाता है, इन्हें क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अतः सांस्कृतिक भूदृश्य से अभिप्राय मानव द्वारा निर्मित दृश्य भूमि से, यानी कि देखिए जो भी प्राकृतिक चीज़ें जो पहले से उपलब्ध हैं उसमें जब छेड़खानी करके मनुष्य जो अपना निर्माण करता है कुछ चीज़ें, वो क्या कहलाता है? ये कहने का मतलब सांस्कृतिक भूदृश्य, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित दृश्य भूमि क्या कहलाता है? सांस्कृतिक भूदृश्य। मानव ने प्राकृतिक दृश्य भूमि का प्रयोग करके, यानी कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें जो हमको दिख रही थी उनका प्रयोग करके उसमें रूपांतरण, उसमें बदलाव करके उस प्राकृतिक भूदृश्य पर अपनी कृतियाँ, यानी कि अब जो भी उसने बनाया उसकी छाप लगाकर उन्हें परिवर्तित करके मानव निर्मित जो भूदृश्य बना दिया उसे क्या कहते हैं? हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। कहने का मतलब है जो भी पहले प्रकृति में चीज़ें उपलब्ध थी, ठीक है, जो भी प्रकृति में आपको दिख रहा है, इन पर मनुष्य ने क्या किया? निरंतर बदलाव करते रहे, ठीक है, और उससे जो है नई नई चीज़ें बनाते रहे। तो ये जो चीज़ें जो पहले तो ये प्राकृतिक था, ठीक है, और प्राकृतिक के बाद अब आपका आ जाएगा सांस्कृतिक भूदृश्य, ठीक है, क्या आ जाएगा? सांस्कृतिक भूदृश्य। तो ये चीज़ हो गई, यानी कि किसी प्राकृतिक भूदृश्य पर, कोई भी प्राकृतिक भूदृश्य है उस पर मानव की उपस्थिति अथवा उसकी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं की छाप लगने से, यानी कि वो जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है उससे जो सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण हो जाता है। इतना आप जो है मेरी बातें जो आप समझ लेंगे ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसे ही वहाँ पर लिख कर चले आएँगे, ठीक है। और बीच बीच में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मतलब जो है चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश, आपको बताना है कि विश्व के प्रमुख जो हैं सांस्कृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, ठीक है। सांस्कृतिक प्रदेश अभी मैंने बताया कि जो है ऐसे होते हैं जिन पर मानव अपनी छाप छोड़ता है, ठीक है, कुछ करके, कुछ निर्माण करके। तो सांस्कृतिक प्रदेश से तात्पर्य उस विस्तृत भूभाग से है जिसके निवासियों में क्या होता है, मतलब जहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं उनमें महत्वपूर्ण गुणों में, यानी कि जैसे मान लीजिए एक स्थान पर कोई व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, यानी ये मान लीजिए आपका इंडिया है और ये आपका जो है वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, यूरोप वगैरह वगैरह, ये एशिया है और ये यूरोप है, ठीक है, वाई से यूरोप, और सॉरी यूरोप की स्पेलिंग ई से होती है, ठीक है, मगर आपको समझना है कि यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है और ये एशिया है। तो यहाँ पर के जो भी व्यक्ति रह रहे होंगे उनमें कुछ, उनमें सब में क्या होगा, लगभग उनके जो मौलिक एकता, मतलब उनकी जो एकता होगी, उनकी एकीकरण, ये विन्यास, सारी चीज़ें क्या होती होंगी, उनका बनावट सब लगभग सेम होगा, ठीक है। और यहाँ के जो लोग होंगे तो इनका कुछ अलग होगा, ठीक है, तो इन दोनों में विभिन्नता होती है। तो यही लिखा है कि जो भी जिनके निवासियों महत्वपूर्ण गुणों में मौलिक एकता होगी, संकलन, विन्यास, एकीकरण समान रूप से पाया जाता है, ठीक है, एक ही जगह पर रहने वाले, और इन विशेषताओं के कारण दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश, जो भी दूसरा प्रदेश होगा उसके निवासियों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ रह रहे हैं, कुछ यहाँ पर, तो इनमें कुछ अलग होगा और इनमें अलग दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यही है। तो विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं? 6 प्रकार के सांस्कृतिक प्रदेश हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा मगर आपको जो है यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि इससे आप जो है 20 नंबर पा सकते हैं। जितना भी मैं वीडियो जितना भी लंबा हुआ हो, ठीक है, 1-1.5 घंटे का जितना भी हो, आपका
उसमें आपको पढ़कर केवल 1.5 घंटा या 1 घंटा मुझको दे देने हैं, आप भी इस नंबर जो है अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका पश्चिमी सांस्कृतिक प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी का मतलब जो वेस्टर्न कंट्री होती है, ठीक है, जो भी आपकी यूरोप वगैरह हो गया, यानी कि जैसे एक मैप हो गया, मैप में जो भी वेस्ट तरफ आएगा, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं पश्चिमी हो गई। और अपना जो है इधर ईस्ट हो गया, जापान वगैरह ईस्ट में आता है, ठीक, ये चीज़ हो गया। ये जब ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो पश्चिमी सांस्कृतिक प्रदेश, दूसरा इस्लामी, ठीक है, जो इस्लाम का पालन करते हैं वो देखिए पश्चिमी हो गया, यानी कि इनकी जो प्रदेश होगा ये एक लोग होंगे, एक जैसे होंगे, और इस्लाम के जो होंगे वो एक जैसे होंगे, जैसे अरब के हो गए, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह के जो भी मुस्लिम लोग होते हैं, लगभग भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश। अब अपना भारत हो गया, ठीक है, पूर्वी एशिया हो गया, और यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशिया, एक पूर्वी एशिया, एक दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 6 प्रकार के होते हैं, एक पश्चिमी और इस्लामी, भारतीय, ठीक है। ये 3 तो याद होंगे, क्योंकि एक मुस्लिम वाला इस्लामी हो गया, एक अपना हो गया भारतीय हो गया, एक पश्चिमी यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री हो गई। 3 तो आपको ऐसे याद है। एक हो गया पूर्वी एशिया, देखिए एशिया मान लीजिए ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है। एशिया में भी क्या होता है, मैप आप ऐसे बना लीजिए, इधर होता है ईस्ट यानी कि पूरब, इधर वेस्ट पश्चिम, और इधर ऊपर होता है आपका नॉर्थ यानी कि, और नीचे होता है साउथ। नॉर्थ का मतलब उत्तर और नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। तो पूर्वी एशिया यानी कि ये एशिया का भी पूर्वी पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पूर्वी एशिया, और दक्षिणी पूर्वी यानी कि साउथ भी हो और ये पूर्वी भी हो, यानी कि ये नीचे वाला ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा और ये पूर्वी एशिया हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया ये अलग अलग यहाँ पे हो गया। और आपका जो है अफ्रीका का कौन सा, मध्य अफ्रीकी। इतने सांस्कृतिक प्रदेश होते हैं 6, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, प्रजाति की परिभाषा दीजिए, यानी कि प्रजाति जो होती है, जितनी भी प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक क्या होता है, जैविकीय और प्राणी शास्त्रीय संकल्पना होती है। जैविकीय और प्राणी शास्त्रीय क्या होती है, संकल्पना होती है, ठीक है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि शारीरिक लक्षण यानी कि शरीर में किस प्रकार के लक्षण उनके दिख रहे हैं, किस प्रकार का शरीर का बनावट है, उसके आधार पर एक विशिष्ट मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का जो मानव समूह है, मान लीजिए ये बहुत सारे मानव यहाँ पे हैं, ठीक है। इन मानव में शरीर हमको देखना है कि इनके लक्षण सबके लगभग सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो एक ग्रुप होगा तो ये क्या कराएगा, एक टाइप की प्रजाति हो जाएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, मगर ये थोड़ा मैं एकदम विस्तार से नहीं यहाँ पे जो है बता सकता, क्योंकि आपका जो है इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो कवर करने हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि शारीरिक लक्षणों के आधार पर, शरीर के जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को क्या कहते हैं, प्रजाति माना गया है, ठीक है। जैसे आपके इंडिया के हो गए, ठीक है। तो देखिए यूपी के मान लीजिए किस प्रकार के होते हैं, जैसे यूपी के हैं आप, तो यूपी में एक देखिए यूपी के शारीरिक लक्षण अलग होगा, थोड़ा बहुत पीछे उधर जाएंगे आप जो है आप क्या कहते हैं साउथ में जाएंगे तो साउथ लोगों का थोड़ा अलग उनका जो है रंग रूप होता है, ठीक है। तो ये मतलब एक जो है शारीरिक लक्षणों के आधार पर आपको देखना है, और एक मानव जो समूह को आप ले लिए तो क्या हो गया, वो प्रजाति हो गई, ठीक है। अब कितनी जो है अब देखिए इसमें से मेन इंपॉर्टेंट ये 2 लोग हैं, ठीक है। इनके नाम आपको याद रहेंगे और इनकी परिभाषा कुछ आप जो है लिख देना अपने हिसाब से, तो आपको नंबर जो है बेहतरीन मिलेंगे, ठीक है। एकदम धमाकेदार नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक बा। तो यहाँ पे अब देखना क्या है कि प्रजाति क्या होता है। प्रजाति जो होती है एक प्रामाणिक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण यानी कि वंश के अनुक्रमण से वंश या प्रजातीय गुण अथवा उप समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि वंश से वंश पर जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं होती है। ये थोड़ी परिभाषा आपको कठिन लगेगी, मगर ये वाली बहुत सरल है। प्रोफेसर बिडाल डीला ब्लास, पूरा नाम इनका है बिडाल डीला ब्लास के अनुसार कौन सी परिभाषा क्या बोला इन्होंने कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण। मानव प्रजाति का वर्गीकरण कैसे करेंगे, मानव शरीर की आकृति, उनकी आकार देखेंगे, ठीक है, और शारीरिक लक्षण किस प्रकार के उन्हें लक्षण आ रहे हैं, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, प्रजाति का वर्गीकरण कर देंगे। तो ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है, हर हाल में ही याद ही करना है, प्रोफेसर ब्लास के अनुसार, ठीक है। इनका पूरा नाम है बिडाल डीला ब्लास के अनुसार, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे 17 नंबर का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताना है कि विश्व में कौन कौन सी प्रमुख जो है जनजातियाँ जो है निवास करती हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जन का मतलब लोगों की और जातियाँ, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। तो यहाँ पे देखना है कि वर्तमान समय के यानी कि जो आपका इस समय का प्रेजेंट टाइम का समय चल रहा है, ठीक है, वर्तमान समय के तथा कथित विकसित समाज से दूर
समय का जो विकसित समाज है उससे दूर अपनी परंपरागत जीवन पद्धति, ठीक है, भाषा, वंशानुगत संस्कार और विशिष्ट रीति रिवाज, यानी कि उनके अलग उनकी भाषा होगी, उनका वंश संस्कार अलग होगा, ठीक है, रीति रिवाज अलग होगा, व्यवसाय अलग होगा, तथा अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को बनाए रखने वाले आदिवासी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? जनजाति कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? जनजाति कहलाते हैं। तो ये कौन होते हैं? ये जो आजकल का जो हमारा समय, वर्तमान समय है, इससे जो है विकसित समाज से दूर जो लोग रहते हैं, यानी कि अलग उनका भाषा होगी, संस्कार संस्कृति होगी, समाज जो है व्यवसाय सब चीज़ अलग होगा, तो वो क्या कहलाते हैं? आदिवासी, ठीक है, और वो जनजाति कहलाते हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ विश्व में निवास करती हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, आपके सिलेबस में भी है। तो सेमांग, ठीक है, सबसे पहला होगा सेमांग, सकाई, बद्दू तथा खिरगीज़, ये एशिया में होते हैं, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में कौन सी सेमांग है और खिरगीज़ है, ठीक है, फिर भी आपको सारी याद रखना है। सेमांग, सकाई, बद्दू तथा खिरगीज़। सेमांग, सकाई और बद्दू और खिरगीज़ ये एशिया की होती है, ठीक है। बात करें एशिया के बाद अफ्रीका की, तो एशिया के बाद अफ्रीका में पिग्मी, ठीक है, जो पिग्मी होते हैं वो अफ्रीका में निवास करते हैं, और बुशमैन और मसाई ये भी अफ्रीका में निवास करते हैं। फिर बोरो, ठीक है, बोरो से आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका, ठीक है। और लेप्स जो होगा यूरोप में हो जाएगा। लेप्स कहाँ हो जाएगा? यूरोप। मेरे साथ साथ बोलिएगा तभी याद होगा, और चाहे आप जहाँ बैठे हों, ठीक है, आप जो है एक साइलेंट जगह पे चले जाइए, वहाँ पर जो है मेरे साथ साथ जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार बोलिए, ठीक है, तभी आपको याद होगा, ठीक है। लेप्स कहाँ की है? यूरोप की, ठीक है, और पिग्मी कहाँ की है? अफ्रीका की। इसी तरीके से बोलना है आपको। रेड इंडियन, देखिए रेड इंडियन और एस्किमो ये उत्तरी अमेरिका की है, ठीक है, कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका। देखिए ऐसे होता है आपका जो भारत पूरा विश्व हो गया, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले होता है एशिया, ठीक है, एशिया के बाद मान लीजिए यहाँ पे आपका आया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये इधर होता है यूरोप, यूरोप के बाद आपका होता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और फिर उत्तरी अमेरिका के बाद क्या होता है आपका मान लीजिए उत्तरी अमेरिका, और फिर होता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और फिर यहाँ पे अंटार्कटिका या ऐसे, ठीक है, तो ये होते हैं आपके। तो इसी तरीके से यहाँ पे तो एशिया की बात हो गई, ठीक है, और फिर एशिया के बाद जो है यूरोप की बात, यूरोप में कौन सी पाई जाएगी? लेप्स पाई जाएगी। फिर अफ्रीका में कौन सी? पिग्मी, बुशमैन हो जाएगी, मसाई हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका की बात आ रही है, ठीक है, तो ये नॉर्थ में पड़ रहा था, तो उत्तरी अमेरिका है, साउथ में है तो दक्षिणी अमेरिका, तो ये उत्तरी अमेरिका में कौन सी हो जाएगी? रेड इंडियन और एस्किमो, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्किमो और बुशमैन में अंतर बताना है आपको, ठीक है, तो ये अगला जब क्वेश्चन आएगा लांग में होगा वो बताऊँगा मैं, ठीक। तो इतनी आपकी प्रकार की जनजातियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति को आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संथाल होता क्या। देखिए संथाल एक प्रकार की भाषा भी होती है, संथाली जो हो बिहार में बोली जाती है, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है, लगभग बिहार में, ठीक है। तो संथाल जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ होता है? बिहार राज्य का छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठारी भाग जो है वो वहाँ पे संथाल जनजाति निवास करती है। इस पठारी भाग में देखिए संथाल परगना, रांची, ठीक है, और पालामऊ तथा हजारीबाग जिले में संथाली जनजाति प्रमुख रूप से केंद्रित होती है। कहाँ कहाँ? परगना, रांची, पालामऊ और हजारीबाग, ठीक है। अगर आपको जो है फास्ट लग रहा हो तो आप जो है वीडियो को जो है पीछे करके देख सकते हैं, रोक करके पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझको पढ़ाना है, मुझको ये पूरा आज ख़त्म करना है, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का जो है नंबर भी नहीं आएगा, तो जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ख़त्म ही नहीं होगा ये तो, ठीक है। हजारीबाग जिले के संथाली जनजाति प्रमुख रूप से केंद्रित हैं। इसके अलावा उत्तरी बंगाल में, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल ना करके उत्तरी बंगाल, नॉर्थ बंगाल में वीरभूमि जिला, देखिए कहाँ कहाँ पे निवास करती है, परगना, रांची, पालामऊ तो हो गया, हजारीबाग हो गया, और फिर यहाँ पे उत्तरी बंगाल का बीरभूम जिला, और उड़ीसा में कटक जिला, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जूट मिलों तथा असम के चाय के बागानों में संथाली लोग मिलते हैं, ठीक है। असम चाय के बागानों में क्या मिलते हैं? संथाली लोग मिलते हैं। वर्तमान में भारत में संथाली जनसंख्या लगभग 30 लाख है, बहुत सारी है, ठीक है। कितनी है? 30 लाख संथाली लोग ही मिलते हैं। इस मेन पॉइंट आपको लिखना है, बाकी ये ज़रूरी नहीं कि पूरा ही लिखना है, आपको कुछ याद वहाँ पे आए, रांची, पालामऊ, हजारीबाग में से कुछ भी याद आ जाए, उत्तरी बंगाल, उतना आपको लिख देना है, बिहार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो 30 लाख लोग निवास करते हैं किसमें? संथाल जनजाति में। इस प्रकार जनसंख्या के दृष्टिकोण से संथाल जो होती है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? संथाल। भारत में यह भारत की सर्वाधिक अनुशासित जनजाति होती है। इसमें अनुशासन जो है कूट कर भरा रहता है, अनुशासित होते हैं ये लोग संथाल के, ठीक है। फिर जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यहाँ पे? आखेट के प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए बात आई यहाँ पे आखेट की।
कौन सी? आखेट। आखेट का मतलब शिकारी, ठीक है, जो शिकार करना होता है। तो अब इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं तो बताना है आपको। तो मानव को यह प्राचीनतम उद्यम है। मानव का यह क्या है? प्राचीनतम उद्यम मतलब व्यापार है आखेट करना। प्राचीन मतलब बहुत पुराने समय में सबसे पहले आखेट ही शुरू हुआ था, ठीक है, व्यापार, ये जो है शिकार करना, इसी से अपना जो है पेट मानव से जो है पालता था, ठीक है। यह उद्यम मरुस्थलों को छोड़ करके, क्योंकि मरुस्थल जो होगा वहाँ पे जो है उसको छोड़ करके यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के क्या कौन कौन से? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया को मिला देंगे तो यूरेशिया बनता है। यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। यूरेशिया क्या होता है? यूरोप और एशिया, ठीक है। संधि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो संधि विच्छेद नहीं करना है, यहाँ पे दोनों को मिला देना है, ठीक है। तो यूरोप का यूरो और एशिया का सिया, ठीक है, तो इससे मिल जाता है आपका यूरेशिया, ठीक है। यानी कि यूरोप और एशिया मैंने जैसे अभी बताया भी, ठीक है, कि ये एशिया हो गया और ये यूरोप हो गया। तो एशिया यूरोप दोनों को मिला देंगे, यहाँ पे जो जो लोग रहेंगे तो ये हो जाएंगे यूरेशिया। तो यह उद्यम जो है कौन सा? आखेट, मरुस्थल को छोड़ करके यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका, जैसे मैंने बताया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों तथा अर्ध उष्ण कटिबंधीय, स्टेपी और निरंतर गर्म एवं तर रहने वाले निम्न अक्षांशीय विषुवतरेखीय क्षेत्रों में किया जाता है। क्या? आखेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? देखिए जनसंख्या घनत्व, अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे मैं एक फार्मूला जो है होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। केवल इतना आपको याद रखना है, यानी कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? आपका जो द्रव्यमान होगा मास होगा और आपका जो वॉल्यूम होगा यानी कि आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या घनत्व की। तो द्रव्यमान किसका लेंगे? जनसंख्या का, यानी कि जैसे कोई क्षेत्र होगा, ये आप इस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो इस क्षेत्र में कितने जनसंख्या रह रही है उसी का तो द्रव्यमान होगा ना, उसी का तो भार होगा। तो मतलब क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है, ठीक है, उसका द्रव्यमान और उसका आयतन कितना ये एरिया है, ठीक है। आयतन तो एरिया निकलेगा ना वो, कि कितने एरिया में निवास कर रही है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना है, 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसका क्या हो जाएगा? वो घनत्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या, ठीक है, वही क्षेत्र की कुल जनसंख्या मतलब द्रव्यमान एवं उसी क्षेत्र विशेष के क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल का मतलब वही क्षेत्र का एरिया, ठीक है, मतलब जो क्षेत्रफल, जैसे ये क्षेत्रफल है तो इसका कितना एरिया है, मतलब कितनी एरिया की बात कर रहे हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर हम लेंगे और इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उनकी कुल जनसंख्या को हम टोटल ऐड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला मैंने बताया, उसे से याद रखना है। अर्थात उस क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर औसत कितनी जनसंख्या निवास करती है, ये क्या होता है? आपका जनसंख्या घनत्व होता है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व क्षेत्र और जनसंख्या के मध्य अनुपात को इंगित करता है। किसके किसके मध्य? एक क्षेत्र हो गया और उसके बाद में जो है आपकी जनसंख्या के मध्य अनुपात, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल हो गया और जनसंख्या उसमें कितनी निवास करती है उसका अनुपात, रेशियो होगा, ठीक है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निकाला जाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। ये जो आपको साइड में नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं उसका जो है बोल देता हूँ। ये क्या होता है? ये प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निकाला जाता है। ये पर लिखा है लास्ट में, ठीक है, जो नहीं यहाँ पे आया है, ठीक है, जो फोटो में वो मैं बोल दूंगा। इससे निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। कौन कौन सा? ये जनसंख्या घनत्व तो निकालना है कहीं का, ठीक है। तो अगर हम एक आपको ऐसे समझाने की कोशिश करें, मान लीजिए ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर में कितनी जो जनसंख्या, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है कि इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, सारा तरफ 1-1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कितने लोग रह रहे हैं? 240 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 240 लोग इतने एरिया में रह रहे हैं। तो हम कैसे जनसंख्या घनत्व निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे 240 कुल जनसंख्या और नीचे क्या है? क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो कितना मैंने ये क्षेत्रफल लिया? 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो घनत्व होगा क्या होगा? 240 ही आएगा। अगर मान लीजिए 2 वर्ग किलोमीटर में लिया हमने, तो नीचे 2 लिखेंगे, फिर भाग करेंगे तो आएगा 120, ठीक है। इस प्रकार से निकाला जाता है। अब एकदम डिटेल से मैं समझा यहाँ पे जो है आप जल्दी जल्दी समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत नज़दीक होने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए अगला है कि थारू जनजाति क्या होती है। ये आपकी मैराथन क्लास के हिसाब से कि जो जब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है, अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो, अगर कुछ भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, केवल आपको परसों पेपर है, आप कुछ भी अगर आप एकदम 0 लेवल की तैयारी करते हैं, तब भी आप यहाँ से जो है अच्छे से समझ में आएगा आपको। थारू जनजाति जो होती है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ निवास करती है? तो थारू जनजाति का निवास क्षेत्र क्या होता है? देखिए थारू अपना उत्तर प्रदेश की ही होती है, ठीक है, लेकिन कहाँ से? आपको मैप में खोल के देखिएगा, मैप में सबसे पहले उत्तराखंड के तराई प्रदेश के पश्चिमी भाग,
नैनीताल जिला, और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व से लेकर, आप देखिए मान लीजिए ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के ऊपर यहाँ पे उत्तराखंड होता है, ये अलग हुआ था बाद में, ये इसकी बात अलग करेंगे। तो उत्तराखंड का कौन सा पश्चिमी भाग, यानी कि ये वाला भाग पश्चिम वाला, और मैंने यहाँ पे लिख दूँ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ, और ये नीचे वाला साउथ, ठीक है। तो ये पश्चिमी भाग कौन सा, आपका उत्तराखंड का तराई प्रदेश है इधर, ठीक है, और नैनीताल जिला व उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये दक्षिण हो गया, साउथ, और पूर्व यानी कि ये इधर वाला एरिया, और ये उत्तर प्रदेश है तो दक्षिण पूर्व ये यानी कि गोरखपुर, ठीक है, इधर गोरखपुर ही लगभग आएगा। तो गोरखपुर और नेपाल की सीमा, ठीक है, गोरखपुर हो गया, और यहाँ पे नेपाल, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार होता है, बिहार के ऊपर जो है नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कौन कौन से मतलब उत्तर, ऐसे ही आप लिख सकते हैं, भूल जाएं तो उत्तराखंड हो गया, गोरखपुर हो, अपना यूपी हो गया, ठीक है, और नेपाल की सीमा तक फैला है क्या, थारू जनजाति। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत पदी और शिवालिक क्षेत्र में नैनीताल, गोंडा, खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, बहराइच और बस्ती ज़िले में है, ठीक है, जो भी इधर के पढ़ते हैं इधर वाले, ठीक है, दक्षिण पूर्व में ये सब गोरखपुर, पीलीभीत, बहराइच, ये सब जितने थारू जनजाति का सबसे अधिक जमाव नैनीताल जिले के बिलहारी परगना की नानक माता, किलपुरी तथा टनकपुर बस्तियों का आसपास पाया जाता है। कौन सी, थारू जनजाति, ठीक है। मैंने आपको याद रखना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नैनीताल वगैरह ये सब याद रखना है, गोंडा, पीलीभीत, ठीक है, ये आप इतना लिख देंगे बहुत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और ये जो भी मेन पॉइंट लिखना है ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण अधिवासों की दो विशेषताएं बताइए। देखिए अधिवास क्या होता है, यानी कि निवास करना। अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र होता है जिसे आप रूरल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो रूरल से आप समझना है कि ग्रामीण अधिवासियों की कोई दो विशेषताएं। तो देखिए ग्रामीण जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली बात होती है कि ग्रामीण अधिवासियों की जो कृषि की प्रधानता होती है, कृषि गांव में ही हो गया, शहरों में तो होती नहीं। आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही लगी होती है, ठीक है, कृषि कार्यों में। फिर दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंट कि ग्रामीण अधिवासों में श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मतलब ग्रामीण अधिवास जो होता है उसमें श्रम का यानी कि कार्य का विभाजन जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कृषक जो है मतलब श्रम विभाजन का मतलब यह है कि सबका कार्य अलग अलग होता है। जैसे कृषक लोग क्या करते हैं, कृषक भी होते हैं, वैश्य लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, सारी जातियाँ या शूद्र सब जाति लोग जो हैं अपने कार्य करते रहते हैं। यानी कि सबके कार्य श्रम का विभाजन है, सबके कार्यों का विभाजन है, सब अलग अलग कार्य करते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रामीण में। तो सबसे पहला पॉइंट है कृषि की प्रधानता होगी। दूसरा है कि श्रम विभाजन देखने को मिलता है, यानी कि सबका काम अलग अलग है। धोबी, लोहार, जितनी भी जातियाँ आपको याद आ जाए वहाँ सब लिख देना है, ठीक है। तो दो ये विशेषताएं हो गई। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड, मानव व्यवसाय के अनुक्रम का उल्लेख कीजिए। आप देखिए मैंने बताया था अभी अनुक्रम अधिष्ठान। अनुक्रम अधिष्ठान का मतलब क्या बताया था कि व्यवसाय का बदलता हुआ रूप है ना, कि किस प्रकार से पहले व्यवसाय करता था। तो मानव व्यवसाय के अनुक्रम को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जाता है। सबसे पहले क्या किया उसने, आखेट किया, शिकार, फिर पशुचारण करने लगा। फिर हमने बताया था अभी पहले आया है क्वेश्चन कृषि व्यवस्था, कृषि अवस्था यानी कि कृषि में आया, फिर उसके बाद खनन में आया और फिर निर्माण उद्योग और व्यापार करने लगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका बदलता हुआ रूप, अनुक्रम एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, ये बताया हुआ है इसलिए जल्दी से इसको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उष्ण का मतलब होता है गर्मी और शीत जो है शीत का मतलब होता है ठंडी, ठीक है। तो गर्मी जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं उनके नाम बताना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि दक्षिणी अमेरिका, देखिए एक अमेरिका साउथ नॉर्थ था और एक साउथ था, ऊपर वाला नॉर्थ होता नीचे साउथ। तो साउथ अमेरिका में जिसे क्या कहते हैं हम, कंपास और लानोज कहते हैं, ठीक है। कंपास जिसे प्रकार कहते हैं वही कंपास याद रखना, कंपास और लानोज। कंपास और लानोज कहाँ के हैं, दक्षिणी अमेरिका के। मेरे साथ बोलो बार बार, कंपास और लानोज कहाँ के हैं, दक्षिणी अमेरिका के। और फिर ऑस्ट्रेलिया पे आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में क्या होता है, डाउनलैंड। तो लैंड से याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड, तो इसका जो है क्या कहेंगे, डाउनलैंड, ठीक है। फिर अफ्रीका में हम इसे सवाना कहते हैं। घास के जो मैदान होते हैं उष्णकटिबंधीय उन्हें हम अफ्रीका में क्या कहेंगे, सवाना कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स यही रहा 25 नंबर का कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की कोई दो विशेषताएं बताना है आपको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो दो प्रमुख विशेषताएं निम्न है, तो आपको ये तो सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। पहला क्या है, छोटी मस्तिष्क धारिता, यानी कि उनके मस्तिष्क धारण करने की क्षमता छोटी थी, जो आज बड़े आकार के कपी मतलब बंदर में पाई जाती है उसी आकार की थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था। दूसरा है कि बड़े आकार के
चवर्णक अग्र मतलब ये दांत होते हैं, चवर्णक होता है अग्र चवर्णक और कृंतक और रत्नक के दांत होते हैं, तो बड़े आकार के थे, ठीक है, पहले के। ये जो आपका ये मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 2 हो गई, इसमें से 2 आपको चाहे जो लिख देना। तीसरी भी दी हुई है कि कूल्हे की हड्डी तथा हाथ पैरों की हड्डियों की बनावट मानव के समान थी। इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, ये 2 लिखें चाहे ये 2 लिखें, आप कोई भी अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस की 3 शाखाओं के नाम बताइए। जो आजकल का मानव है उसे क्या कहते हैं, होमोसेपियंस कहते हैं। उनकी 3 शाखाएँ कौन कौन सी होती है, ग्रीमाल्डी, क्रोमेगनन और रोडेसियाई। एक होता है ग्रीमाल्डी मानव, एक होता है क्रोमेगनन मानव और एक होता है रोडेसियाई मानव, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है ग्रीक, देखिए ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, ग्री से जो है ग्रीमाल्डी और का से क्रोमेगनन और रोडेसियाई, ठीक है, ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजाति से क्या आशय है। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, तो इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रजाति वही जो अभी मैंने बताया था कि प्रजाति क्या होती है, जैविकीय और प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बताया हुआ है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मतलब शारीरिक लक्षण देखने हैं, शारीरिक लक्षण, उसके हिसाब से जो है प्रजाति डिवाइड होती है, ठीक है। क्रोबर ने क्या कहा था, ये कहा था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार अगर नहीं देखे। और मैंने बताया था प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास ने क्या कहा था कि प्रजाति का वर्गीकरण जो होता है मानव शरीर की आकृति और लक्षणों पर, शारीरिक लक्षणों पर किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैंने पहले पढ़ाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सही से जो है नहीं बताया है, क्योंकि ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र बताइए। अब देखिए एस्किमो अभी मैंने पढ़ाया था, एस्किमो कहाँ पे जो कौन सी जनजाति थी, तो ये उत्तरी अमेरिका की थी, ठीक है। तो एस्किमो जनजाति जो थी आप जो है पीछे करके भी देख सकते हैं, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र जो थे अमेरिका के, ठीक है। एस्किमो कहाँ की थी, अमेरिका की थी। और बुशमैन कहाँ की थी, बुशमैन थी आपकी अफ्रीका की। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है, कि मैं इधर पढ़ाता जाऊँ उधर आपके माइंड से निकलती जाए बात, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र अमेरिका के, अब देखिए अमेरिका में कहाँ पे, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। अब मैं यहाँ पे देखिए भूगोल है तो समझाना पड़ेगा आपको कि उत्तर पूर्व क्या होता है, क्योंकि भूगोल बिना नक्शे के ये अधूरी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको नक्शा लेकर बताने की जो है इतना समय नहीं है, फिर भी मैं कुछ बताता हूँ आपको थोड़ा बहुत कि ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। आप ये मान लीजिए पूरा अमेरिका है आपका, ठीक है। अमेरिका में कहाँ पे, उत्तर पूर्व। आप उत्तर देखिए, पहले आप देखिएगा उत्तर, ये नॉर्थ हो गया और ये पूर्व, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं दूसरे कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, ये वाला जो एरिया है उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में कौन सा ध्रुव है, ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड है, ठीक है। ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम में, यानी कि जो पश्चिम है यहाँ पे अलास्का होगा, अलास्का। और ये आपका क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य के उस पार साइबेरिया के उत्तर पूर्वी नुकीले छोर तक फैली है आपकी कौन सी जनजाति, एस्किमो। तो ये आपको थोड़ा बहुत फ्रेंड्स यहाँ पे भाई साहब थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो है ये तो नाम तो याद ही करने पड़ेंगे, ये नाम तो मैं जो है बदल नहीं सकता, ठीक है। तो कहाँ कहाँ फैली है ये आपको मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ नक्शा बना करके। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उपागमों को बताना है। तो मानव भूगोल जो होता है फ्रेंड्स के अंतर्गत क्या होता है, भूतल पर यानी कि भूमि पर मानव वर्गों और उनके वातावरण के पारस्परिक जो है कार्यात्मक संबंधों का तथा मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है। देखिए मानव भूगोल है क्या, मतलब मनुष्य जो हमारे भूमि पर जो मानव रहते हैं और जो है वातावरण है, इनके बीच में पारस्परिक संबंध, ये आपके मानव हो गए, ठीक है, ये माँ से मानव, और ये आपके वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट हो गया। तो इनके बीच में कौन सा अंतर संबंधों की जो व्याख्या करता है वही क्या कहलाता है, आपका जो है मानव भूगोल। और इसकी एक परिभाषा है, मानव भूगोल है तो आपको मानव भूगोल की परिभाषा सबसे पहले इससे पहले वीडियो में बताई थी। एक कुमारी सैम्पुल जी हैं, इनके अनुसार है, ये रेटजेल की शिष्या है। और रेटजेल कौन है, ये मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, ठीक है, रेटजेल। तो इनकी शिष्या ने बताया था कि क्रियाशील मानव, ठीक है, और अस्थायी पृथ्वी के बीच में जो भी संबंध है वो क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ये मानव भूगोल है, ठीक है। तो ये जो आपको जो मैंने नाम बताया ना, मेन कुमारी सैम्पुल जी, प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास जी, इनके नाम आपको ब्लैक पेन से ज़रूर लिखना है, क्योंकि बाकी की थ्योरी आप लिखो चाहे ना लिखो, मगर ये अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर समझेगा बंदा जो है इंटेलिजेंट है, बट ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मानव भूगोल के उपागम जो है आपको बताना है। तो इस अध्ययन के कई पक्ष हैं, कौन कौन से, मानव भूगोल अध्ययन के मुख्यतः 4 पहलू हैं, 4 उपागम हैं, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले आपको पारिस्थितिकी उपागम पढ़ना है, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, फिर क्षेत्र, पारिस्थितिकी करने के बाद क्षेत्रीय पे आ जाएंगे, या फिर स्थानिक
उपागम, ठीक है। फिर व्यवहार भी देखना है, क्योंकि मानव है तो मानव का व्यवहार परक उपागम देखना है। फिर मानव कल्याण संबंधी उपागम। देखिए पारिस्थितिकी देखना है, फिर क्षेत्र पे आ जाना है, पारिस्थितिकी करके क्षेत्र पर आ जाना है, फिर व्यवहार मनुष्य का देखना है, फिर व्यवहार जब देखेंगे तो उनका कल्याण करना है, ऐसे याद करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन एकदम जो है वीडियो के लास्ट मोमेंट पर आ चुके हैं, आपका जो है वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, तो आप जो है धैर्य बना कर रखिएगा। वातावरण समायोजन से क्या मतलब होता है, ठीक है। वातावरण का समायोजन करना, आप देखिए वातावरण का मतलब जो इन्वायरमेंट होता है जिस जहाँ गैसें पाई जाती हैं, वात और आवरण। वातावरण का मतलब वात धन आवरण, वात का मतलब हवा या वायु, और आवरण का मतलब ऐसा आवरण जो हवा से घिरा हुआ हो, जो इन्वायरमेंट होता है। तो वातावरण समायोजन से अभिप्राय वातावरण के तालमेल बैठाने से। वातावरण में कौन सा तालमेल बैठाना है आपको, तो वातावरण तथा मानव वर्ग के, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है और मानव वर्ग के पारस्परिक संबंधों में वातावरण का प्रभाव प्रमुख रहता है। किस देखिए जैसे ही आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, आपका जो है सब चीज़ बिहेवियर चेंज होने लगता है। इसीलिए तो सब जो जनजातियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं, वहाँ की जो है आपकी इन्वायरमेंट अलग होगा, ठीक है। वहाँ का जो जलवायु होगी अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, इसीलिए उनका जो है जलवायु का मतलब होता है वहाँ का पानी अलग, वहाँ की वायु अलग, ठीक है। तो सब कुछ अलग होगा, तो वहाँ के उनका शरीर भी अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं अलग देश के लोग अलग टाइप के हमको लगते हैं, तो किस लिए ये तो वातावरण का प्रभाव होता रहता है, ठीक है। और मानव वर्ग अपने अनुकूलन तथा वातावरण के रूपांतरण द्वारा वातावरण संयोजन करता रहता है, ठीक है। यानी कि जब भी मनुष्य को वो चीज़ सूटेबल नहीं लगती तो क्या करता है, चेंज कर देता है वातावरण में, ठीक है। यही नव निश्चयवादी विचारधारा का मूल है। नव निश्चयवादी जब मैंने पढ़ाया था बताया था कि नव निश्चयवाद का मतलब जो नया निश्चयवाद हो, और ऐसा क्या करना है कि जब भी मनुष्य को क्या होता है, मानव अपने अनुकूलन तथा वातावरण के रूपांतरण द्वारा वातावरण में समायोजित करता रहता है, ठीक है। वातावरण में बदलाव करता रहता है। प्रकृति द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंदर, जो भी प्रकृति ने निश्चित की गई सीमाएं निश्चित की हैं, मानव अपनी छांट द्वारा, यानी कि मानव जो है अपनी पसंद द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा, अपनी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण को रूपांतरण करके उसे समायोजन करता है। वही क्षमता रखता है, वातावरण को समायोजित करता है। वातावरण समायोजन के संबंध में अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है आपका, ठीक है। ये पॉइंट कि कौन कौन से फ्लीवर महोदय, कार्ल सावर महोदय, वुलरिज एवं ईस्ट ग्रिफिथ टेलर आदि विद्वानों ने विस्तृत रूप से अपने विचार रखे। इनमें से एक भी आपको याद आ जाए, फ्लीवर, कार्ल सावर, वुलरिज, आप इनको लिख देना है, ठीक है। फ्लीवर, कार्ल सावर, वुलरिज और ईस्ट ग्रिफिथ टेलर, इनमें से कोई भी याद आए तो इनके दोनों नाम आपको ब्लैक पेन से लिख देने हैं। आपको बेहतरीन एकदम बिंदास एकदम जिंदाबाद नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखना है आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी। देखिए मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, मानव भूगोल की शाखाएं। अब देखिए मानव भूगोल तो अलग हो गया। सबसे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, यानी कि आपका जो था भौतिक भूगोल। फिर पढ़ा आपने मानव ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अब इसकी भी शाखाएँ होती हैं कौन कौन सी। अब देखिए आपको पता होगा जब भी लिखते हैं आर्थिक, राजनीतिक, आप ये तो याद ही कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जैसे होती है आर्थिक उनका विकास कैसा है, राजनीतिक क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ये तो आपको याद ही। तो इनके आगे क्या लगा देना है, भूगोल, यानी कि आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इनके आगे भूगोल। और बाकी कौन सी बची, सैन्य भूगोल और जनसंख्या भूगोल और बस्ती भूगोल, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। बस्ती का मतलब, बस्ती दो प्रकार की होती है, ग्रामीण और नगरीय, तो बस्ती भूगोल हो गया। और जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या के में जिसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाएगा, और सैन्य भूगोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दैनिक प्रवास के बारे में आपको बताना है। दैनिक प्रवास क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो दैनिक प्रवास होता है, यानी कि जो स्थानांतरण का काल पक्ष दैनिक प्रवास है। दैनिक प्रवास का मतलब है कि स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसमें किसी महानगर या फिर बड़े औद्योगिक नगर में मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाने के लिए उस महानगर के समीपवर्ती गाँव या कस्बों से श्रमिक प्रातःकाल उस महानगर को चले जाते हैं। मतलब ये है कि जो भी मजदूरी करने वाले जो मजदूर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, सायंकाल को वो वापस अपने गांव या कस्बे को आ जाते हैं, ठीक है। तो दैनिक प्रवास करते हैं। मतलब दैनिक का मतलब देखिए, प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम स्थायी रूप से। मतलब हम यहाँ ये मतलब हमारा अपने भारत है और मैं यहाँ पे आपका जो है क्या हो गया, मान लीजिए कोई दूसरा देश हो गया आपका, कोई अच्छा देश ले लेते हैं, जापान ले लेते हैं, ठीक है, जापान ले लेते हैं। तो मैं भारत से क्या हुआ, मैं यहाँ से जो चला गया, ठीक है, और मैं जापान चला गया। तो एक भौगोलिक स्थिति से दूसरे भौगोलिक स्थिति में गया और स्थायी रूप से वहीं बस गया, तो ये आपका प्रवास कहलाएगा फ्रेंड, अधिवास, ठीक है। और अगर दैनिक का मतलब रोज़ रोज़ हम प्रवास करते हैं, तो हम एक स्थान से, मान लीजिए ये आपका यूपी है और ये आपका
बिहार है। तो हम यूपी से बिहार गए और फिर बिहार से शाम को काम करके हम वापस यूपी के इस एरिया में चले आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो बट वापस भी चले आए शाम को काम करके, तो ये दैनिक प्रवास में आएगा। अपने गाँव कस्बों को हम चले आते हैं, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखो रोज़ मजदूरी करने लोग जाते हैं और फिर वापस चले आते हैं। तो ये क्या होता है, दैनिक प्रवास होता है। श्रमिकों के अलावा पढ़े लिखे नर नारियाँ जो होती हैं, जो भी कुछ काम जिनको काम होता है, ठीक है, जो मतलब रोज़ वर्क करती हैं, तो यहाँ से लेकर के वहाँ मतलब जैसे आप अपने जो है जैसे यूपी में है, ठीक है, तो यूपी के अंदर ही आप जो है काम करते हैं, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर आप जाते होंगे, ठीक है। तो ये दैनिक प्रवास होता है, कार्य करने के लिए प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। इस तरह के प्रतिदिन को आवागमन को दैनिक प्रवास कहते हैं, यानी कि दैनिक रोज़ जब आप प्रवास करेंगे तो आप वापस तो लौटेंगे ही, तो आपका दैनिक प्रवास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नगरीय अधिवास क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नगरीय अधिवास, यानी कि नगर का अधिवास। नगरीय अधिवास उद्योग जो है, अब देखिए नगर की बात करें तो यहाँ पर उद्योग आपका जो इंडस्ट्री होगी, व्यापार होगा, ठीक है, बिजनेस होगा, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के केंद्र होते हैं नगरीय अधिवास जो होते हैं। यानी कि जब नगर में आप रहेंगे, ठीक है, तो ये कौन कौन से केंद्र होते हैं फ्रेंड्स आपके, संस्कृति यहाँ पे होगी, आपका व्यापार, देखिए नगर यानी कि आपका शहर हो गया, शहर में ये सारी चीज़ें सुरक्षा, संस्कृति और ये मनोरंजन के केंद्र होते हैं नगरीय अधिवासों में। प्राथमिक क्रियाओं के बजाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है। प्राथमिक क्रियाओं के बजाय, यानी कि प्राथमिक क्रियाएं का मतलब होता है इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, इसमें आपको जो है कोई भी कार्य, फसल उगाना हो गया, ठीक है, तो इनमें बहुत मेहनत लगती है, जो लोग करते हैं कृषि जो करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं के बजाय हम द्वितीयक, जैसे कि हम द्वितीयक का मतलब जैसे कि प्राथमिक मैंने चावल बनाया, ठीक है, और फिर सॉरी चावल नहीं, मतलब यहाँ पे प्राथमिक मान लीजिए मैंने धान उगाया, ठीक है, तो ये गांव वाले लोग क्या करते हैं, गांव वाले लोग यहाँ पे मैंने नहीं कहना चाहिए, मतलब जो ग्रामीण लोग होते हैं वो उन्होंने क्या किया, प्राथमिक कार्य किया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे चावल उगाया, चावल उगाने के बाद अब द्वितीयक कार्य कौन करेंगे, शहर वाले लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी धान का हम क्या करेंगे, स्पेलर वगैरह में डाल करके इसी को हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी भूसी को छुड़ा करके और हमने चावल बना दिया। तो हमने द्वितीय, इसमें सरल काम हो गया, लेकिन ये वाला काम कठिन होता है, तो इसी प्रकार से। और तृतीय का मतलब इसी चावल के हम कुछ और बना दें, अगर कोई दूसरा हम प्रोडक्ट बना दें, फिर उसको हम बेचें, ठीक है, सर्विस दें, तो तृतीय कार्य होता है। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसे छोटे समय में समझाया नहीं जा सकता, बट आपको जो है मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शहर होगा तो ये कठिन कार्य नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में प्रधानता होती है, यही लिखा हुआ। जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि इकाई क्षेत्रफल में कितना जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगी शहर में, यातायात और जो है साधनों आदि का समुचित विकास होता है, ठीक है। देखिए यातायात वगैरह यहाँ पे साधन तो रहेंगे ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नगरी की, नगर का मतलब शहर की। नगरीय अधिवासों में गांव की अपेक्षा जो होता है विभाजन, श्रम विभाजन जो मैंने बताया था, पेशों का विशेषीकरण था, उग्र सामाजिक विषमता देखने को मिलती है, उग्र, ठीक है। और फिर अगला क्या है कि जनसंख्या में निर्भरता अनुपात कम होता है तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। यहाँ पे हर व्यक्ति की आय अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उनकी आय जो क्या होती है, हर व्यक्ति की आय अधिक होगी गांव की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आपका अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर का फ्रेंड्स, कि मानव विकास सूचकांक को आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मानव विकास सूचकांक बताना है, ठीक है, यानी कि मानव का किस प्रकार से विकास होता है उसका सूचकांक बताना है। तो मानव विकास के स्तर को, यानी कि जो मानव विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसके स्तर को मानव विकास सूचकांक द्वारा मापा जाता है कि कितना मनुष्य ने डेवलप किया है, ठीक है, इतने दिनों में कितना उसका स्तर बढ़ा है, कितना डेवलपमेंट वो करता जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मानव विकास सूचकांक कहेंगे। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है कि जो मानव विकास के स्तर को बताता है, ठीक है। और जो है फिर अगला इसमें क्या कह रहा है, तथा इससे जो है मानव विकास के सूचकांक द्वारा मापा जाता है और इससे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। वास्तव में मानव विकास सूचकांक जीवन की गुणवत्ता के गैर आय आयामों को मापने का उपकरण है। मानव विकास का मतलब है किस उस गैर आय मतलब आय को छोड़ करके उसने क्या क्या जो है हासिल किया है, क्या क्या डेवलप किया है। जैसे कि बात करें यहाँ पे यह विकास के 3 अंगों का संयुक्त सूचकांक है, जैसे दीर्घायु, उसकी आयु कितनी जो है डेवलप हुई, ठीक है, शिक्षा या ज्ञान, ठीक है, ये भी गैर आय साधन है, और आय, ठीक है, ये 3 चीज़ें उसमें देखी जाती है कि कितना उसका स्तर बढ़ा है। इन तीनों का स्तर अगर डेवलप बढ़ा है, यानी कि ग्राफ में मान लीजिए इतना था, अभी तो ग्राफ बड़ा हो गया, यानी कि बढ़ा है, तो इसका मतलब उसका सूचकांक अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ है।
अगला है कि दीर्घायु अब देखिए मतलब क्या है कि दीर्घायु क्या करता है, जनसंख्या को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से प्रदर्शित होती है। यानी कि जनसंख्या क्या होती है कि जन्म के समय दीर्घायु के मतलब जब लंबी आयु कब होगी, जब जनसंख्या को जन्म के समय जो है जीवन प्रत्याशा का मतलब है जीवन जीने की इच्छा जो होगी वो प्रदर्शित होती है, तभी दीर्घायु होगी। शिक्षा प्राप्ति जो है 2 शैक्षणिक चरणों में होता है कि एक होते हैं जो साक्षर होते हैं यानी कि जो केवल अक्षरों को लिखना जानते हैं, और कुछ होते हैं जो विद्यालय में शिक्षा लेते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। औसतन वर्ष का भारित औसत होता है। शिक्षा प्राप्ति से तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने की उस सामर्थ्य से है जिसकी सहायता से मनुष्य सामुदायिक जीवन में घुल मिल सके, यानी कि जो उनका सामुदायिक जीवन होता है उनमें घुल मिल सके तथा उसमें भागीदार बन सके। आय से तात्पर्य मनुष्य की वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग, वो आय नहीं कि आपने कितना कमाया, यहाँ पे आय की है कि आपने जो है वस्तुओं का कितना जो है उपभोग किया है, ठीक है, कितना खर्च किया है, ठीक है, कितना मतलब वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। अगला क्वेश्चन है अनुकूलतम जनसंख्या, ये शायद मैंने जो है पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है, ठीक है, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ तो मैं इसको स्किप करता हूँ। एक बार फिर से आया है तो आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिए कि अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय कौन सा होता है, उस प्रदेश या जनसंख्या से है जिसमें अनुकूलतम उपयोग होता है संसाधनों का, ठीक है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करती है। यानी कि अनुकूलतम साधन मिलेंगे वहाँ पे, जितने व्यक्ति होंगे हर व्यक्ति को अच्छा संसाधन मिलेगा तो अनुकूलतम जनसंख्या होगी, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप, क्योंकि पहले पढ़ाया है उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा तो जनसंख्या विस्फोट बताना है आपको। अब विस्फोट देखिए, विस्फोट कब होता है, कोई भी चीज़ है उससे फिर विस्फोट हुआ, फिर विस्फोट हुआ, विस्फोट बढ़ता गया, यानी कि वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है, ठीक है। एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट से अभिप्राय तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या की बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या दबाव एवं जनसंख्या विस्फोट की स्थिति निम्न 3 कारकों की परस्पर अंतरक्रिया का प्रतिफल होती है। कौन कौन से, सबसे पहले तो भूमि संसाधन देखना है, फिर जनसंख्या, उस भूमि में रहने वाली जनसंख्या, और फिर जनसंख्या लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, क्या वो चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें से किसने जो है एक विद्वान थे आपके, उन्होंने क्या बताया है, मोवो गुंजे ने दबाव की 3 स्थितियों की संभावना बताई है। कौन कौन सी हैं, जब संसाधन और जनसंख्या दोनों कम हो, यानी कि संसाधन भी कम और वहाँ पे रहने वाले जनसंख्या भी कम, परंतु जनता की आकांक्षाएं अधिक हैं, उनकी जो है आकांक्षाएं का मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत हैं, ठीक है। दूसरा, जब संसाधन कम परंतु जनसंख्या की आकांक्षाएं अधिक हैं, संसाधन वहाँ पे कम है मगर उनकी इच्छाएं बहुत हैं। जब संसाधन तथा जनता की आकांक्षाएं कम हो, यानी कि संसाधन भी कम और उनकी इच्छाएं कम परंतु जनसंख्या ज़्यादा हो, तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं। उपयुक्त तीनों स्थितियां समाज के लिए घातक हैं, ये सभी स्थितियां अच्छी नहीं है, पर दूसरी स्थिति अत्यंत गंभीर है। ये जो है संसाधन कम है मगर फिर भी वो आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं अधिक हैं, तब क्या होगा, जो है दिक्कत में आ जाएगी जनता, ठीक है। यदि इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह अनियंत्रित होकर जनसंख्या विस्फोट बन जाती है, जनसंख्या में वृद्धि कर देती है, ठीक है। और क्षेत्रीय या फिर देश की स्थिति में अराजकता तथा भ्रष्टाचार, लूटपाट, देखिए जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो भ्रष्टाचार, लूटपाट और बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें होने की संभावना तो बढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 37, हाँ लास्ट ही है, सांस्कृतिक प्रदेश। इसके बाद भी हाँ एक क्वेश्चन बस इसके बाद है, बाकी से लास्ट है, तो सेकेंड लास्ट है ये। सांस्कृतिक प्रदेश मैंने अभी बताया तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। सांस्कृतिक प्रदेश मैंने अभी इससे पहले बताया तो कुछ क्वेश्चन इसमें भी जो है रिपीटेड है। सांस्कृतिक प्रदेश से तात्पर्य मतलब वो है कि जब ऐसा प्रदेश जिसमें मतलब बताया था कि एक जगह जनसंख्या रह रही है, ठीक है, उसके अंदर मौलिक गुण, आंकलन, संकलन, विन्यास ये सारे क्या हो, समान हो, ठीक है। और कौन कौन से बताए थे मैंने, यहाँ पे आप जो है थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। एक होता है पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कंट्री, उसका सांस्कृतिक प्रदेश, और अपना मुसलमान वाला जो होता है इस्लामी और भारतीय, ठीक है। और एक होता है पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य अफ्रीका, ये होते हैं 6 टाइप के। अब इस वीडियो का यहाँ पे फ्रेंड्स अब जो है मुझे कुछ यहाँ पर कंफर्ट मिला, यानी कि आपका जो है वीडियो लास्ट होने वाला है और मुझे भी अब मेरी टेंशन ख़त्म हुई कि आपको जो है क्वेश्चन कराने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप समझ लीजिए पढ़ने में बहुत ही इच्छुक हैं, वरना तो आजकल पढ़ाई में बहुत लोग इच्छुक नहीं होते। जनसंख्या स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है बताना है आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझाऊंगा। जनसंख्या स्थानांतरण यानी कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण का मतलब यही होता है रूपांतर, ठीक है।
तो इसका क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का प्रवसन जो होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के विभिन्न भाग हो गए, इनमें जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवसन का मतलब जाना, जनसंख्या का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है। मैं जो इमेज बनाता हूँ इसलिए क्योंकि आपको इमेज के साथ जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, और मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी, उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो है आपको पढ़ने से यहाँ पे मतलब होना चाहिए, और क्योंकि मुझे जो है तबीयत सही नहीं है इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ी भारी है। ठीक है, तो इससे आपको जो है कोई वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्थानांतरण का मतलब प्रवसन होता है, एक प्रकार से क्या होता है, भौगोलिक स्थान परिवर्तन अथवा स्थानिक प्रवासिता है। देखो, कहने का मतलब है कि स्थानांतरण क्या होता है, एक प्रकार से भौगोलिक, यानी कि भौगोलिक का मतलब भौगोलिक क्षेत्र जैसे दो हो गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही क्या होता है, स्थान परिवर्तन अथवा स्थानिक प्रवासिता, मतलब स्थान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना, ये स्थानिक प्रवासिता है। ठीक है, जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है। देखिए, मैंने जैसे बनाई, एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपका, जिनमें रहने और पहुंचने का संस्थान दोनों बदल गए होते हैं। इस प्रकार का आवास प्रवास स्थायी होता है ना। मैंने बताया था कि जो इस प्रकार का, ये किसके द्वारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बताया था। ठीक है, UNO जिसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी परिभाषा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसके अनुसार आपको बताना है कि जो है ये स्थायी प्रवास होता है, और ये एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में होता है, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से बदल जाता है। मैंने बताया था, जैसे आप भारत में है, आपको जापान जाना है, तो आप यहाँ से चले गए और यहीं पर शिफ्ट हो गए, तब ये हो गया स्थायी। और जब आप मान लीजिए यूपी में है और इसी यूपी में आप अलग इस ज़िले से जा कर के या अगले ज़िले में गए, फिर मतलब अगले ज़िले छोड़ दीजिए, मान लीजिए 20-30 किलोमीटर पे काम करने गए, फिर वहाँ पे वापस चले गए, तो दैनिक प्रवास था, ये अंतर होता है। ठीक है, अब डेविड हीर जी की परिभाषा है और ES ली जी की परिभाषा, इनको देखते हैं। बस आपका जो है यहाँ पे मैं इंड करता हूँ। ठीक है, और आप लोग भी अच्छे से अपना जो है लघुत्तरी पढ़िए। ठीक है, अगर मैं करवा पाता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी अगर मैं करवा पाता हूँ तो मैं आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा ग्रुप पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे बताऊँगा क्या करवाना है, तो ठीक है, नहीं तो आप जो है अपना जो है पढ़ते रहिएगा। और कुछ भी आपको दिक्कत आती है इसमें भूगोल में, तो आप मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जुड़ जाइएगा, मैं जितनी भी सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करके वहाँ पे। और डेविड हीर जी ने क्या बोला है कि अपने सामान्य निवास स्थान से, यानी कि जहाँ पे निवास कर रहे हैं उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही स्थानांतरण कहा जाता है। सबसे अच्छी परिभाषा मुझे इन्हीं की लगती है, डेविड हीर जी की। ठीक है, और हीर की परिभाषा अच्छी क्यों होगी, क्योंकि हीरा आदमी है। ठीक है, हीर से मतलब हीरा। ठीक है फिर ES ली के अनुसार, ES ली ने क्या बोला था कि स्थानांतरण अस्थायी, मतलब इन्होंने बताया कि जाकर बसना यही क्या कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये कहलाता है आपका डेविड हीर जी के अनुसार ये जाकर बसना जो है क्या, सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर बसना स्थानांतरण कहलाता है। इन्होंने बताया कि स्थानांतरण अस्थायी या अर्धस्थायी आवास परिवर्तन है। ठीक है, यानी कि एकदम स्थायी नहीं होती, या फिर अस्थायी होती, यानी कि वहाँ से लौट आते हैं, या फिर थोड़ा बहुत कुछ दिन तक रहकर फिर लौट आते हैं। इसमें दूरी का अधिक महत्व नहीं होता। ठीक है, दूरी चाहे जितनी हो कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, ES ली जी के अनुसार बोला था कि उन्होंने स्थानांतरण जो होता है अस्थायी होता है और या फिर अर्धस्थायी होता है, ये आवास परिवर्तन है, इसमें दूरी का कोई महत्व नहीं होता इनके द्वारा। और सामान्यतः किसी स्थान की या तो आर्थिक कारण से, सामाजिक और राजनीतिक किसी भी कारण, आर्थिक मतलब या तो पैसों की कमी हो गई, या फिर समाज में कोई दिक्कत है, या फिर राजनीतिक कोई आपका नेता से कोई दिक्कत है, मतलब जैसे कि आपकी जो डेमोक्रेसी है उससे कोई आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर या मतलब कोई वहाँ की कोई भी राजनीतिक से दिक्कत है, किसी कारण से जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशीलता ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। तो इनमें क्या जोड़ना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना स्थानांतरण है, डेविड हीर जी के बस नाम याद रखना है। और ES ली ने क्या बताया कि किसी कारण से जाना, कोई भी कारण हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये भी क्या होता है, गतिशीलता स्थानांतरण। और ये अस्थायी और अर्धस्थायी दोनों होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके जो 20 नंबर थे, 20 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर, तो फ्रेंड्स आपको अगर पसंद आएगा तभी आप जो है लाइक करेंगे। ठीक है, और नहीं आएगा तब तो आप कहते रहेंगे, आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, अगर नहीं पसंद आएगा तो करना भी क्यों। ठीक है, आपको बता देना क्या कमी आपको है। ठीक है, और बाकी जो है
अगर कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।